इंडियन पॉलिटिक्स के लिए अपने आप में जो 67 है वो डिफेक्शन के लिए ही जाना जाता है। और हालांकि कुछ महीने बाद ही उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। हरियाणा में 58 ईयर होने वाले हैं, 1 नवंबर को हो जाएंगे 58 ईयर ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ हरियाणा, जिसमें 53 ईयर्स जो है वो सिर्फ 5 लोगों ने राज किया है। 5 लोगों ने राज किया है, बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल प्लस चौटाला मींस उनके बेटे, और भूपिंदर सिंह हुड्डा और मनोहर लाल। जी कौन कौन से की प्लेयर्स थे उस समय? देखिए पॉलिटिक्स जो 67 बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है इंडियन पॉलिटिक्स। हाँ जी। आया राम गया राम, वो एक तो वहाँ से फ्रेज उन्होंने दिया, राव वीरेंद्र सिंह ने बोला ये जो गया राम थे वो आया राम हो गए। आया राम हो गए। फिर वो वाई चौहान ने पार्लियामेंट में जोला। उसके बाद से वो फिर तो एंटी डिफेक्शन लॉ बना, आपको ध्यान होगा। अब तो थोड़ा मुश्किल हो गया, पहले ये सब रोक थी नहीं, अब तो 33% चाहिए होता है पार्टी तोड़ने के लिए। उस समय तो कोई भी कहीं भी चला जाए। कांग्रेस को मेजॉरिटी के बाद भी नहीं बचा पाई सरकार, ये महत्व उसका है। बाकी राज्यों में तो कुछ सीटें कम आ गई थी। Aaya Ram, Gaya Ram, complex alliances and vibrant politics. Yes, we are talking about Haryana, and we have the Indian Express's Shyamlal Yadav here with us to take us to the beginning and make us understand the temper of the state who is currently going through assembly elections. तो श्यामलाल जी शुरू करते हैं, और the state was actually carved out of Punjab. तो ये कैसे हुआ? ऐसा है, पंजाब में आज़ादी के बाद जब फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बन गया, कई सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बन गए, बट पंजाब बहुत बड़ा था, हरियाणा उसका पार्ट था, हिमाचल जो आज का है उसका एक हिस्सा जो है वो उसका पार्ट था। तो पंजाब में ख़ास तौर से अकाली दल के जो फैक्शंस है ना, वो लगातार डिमांड करते रहते थे पंजाबी सूबा बनना चाहिए। सूबा मीन्स स्टेट, पंजाबी स्टेट, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनना चाहिए। वो लगातार उनकी डिमांड चल रही थी। उसके बाद आके 66 में अप्रैल में जब इंदिरा गांधी जी वाज प्राइम मिनिस्टर, शी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन हेडेड बाय जस्टिस शाह थे, सुप्रीम कोर्ट के जज। 3 मेंबर कमीशन था जो स्टेट मींस रीऑर्गेनाइजेशन क्या कहें, वो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन तो था नहीं, बाउंड्री कमीशन उसको बोलते थे। तो उसके फिर उनकी रिकमेंडेशन भी जल्दी आ गई थी। सितंबर 66 में तो पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया था, और 1 नवंबर 1966 को स्टेट आ गया था अपने अस्तित्व में, नई सरकार बन गई थी। सो दैट इज हाउ द स्टेट वाज फॉर्म्ड। स्टेट जब हरियाणा बना, वही आपको पता है कि आज़ादी के पहले भी पंजाब तो दिल्ली से लाहौर तक हुआ करता था, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, इधर जो बचा रहा वो तो इस तरह से तो स्टेट का गठन हुआ। उसमें कुछ हिस्से उस समय तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी होता था। तो जो हिमाचल से लगा हुआ जो एरिया पंजाब का, पुराने पंजाब का था, वो हिमाचल में जोड़ा गया। हालांकि कुछ ही वर्षों के बाद हरियाणा हिमाचल प्रदेश भी यूनियन टेरिटरी के बजाय फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया 71 में। सो इस तरह हरियाणा बना। उस समय अनडिवाइडेड पंजाब, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का अनडिवाइडेड पंजाब था, उसमें 154 असेंबली सीटें होती थी, जिसमें से 100 रह गई उधर, और मींस कुछ उसमें हिमाचल गई होंगी, लेकिन जो हरियाणा बना उसको मिली 54 सीट्स। 54 सीट्स असेंबली सीट्स को लेकर के हरियाणा बना, जिसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वो उस समय पंजाब की जो गवर्नमेंट थी, राम किशन जी चीफ मिनिस्टर थे। उनकी सरकार में एक लेबर मिनिस्टर थे, सीजन पॉलिटिशियन थे, भगवत दयाल शर्मा जी। ही वाज sworn in as फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन नवंबर 66। सो दैट इज हाउ न्यू हरियाणा। और फिर आपको पता है जब स्टेट बनता है तो हाई कोर्ट, फिर कई सारी चीजें, उसी समय उसी साथ में यूनियन टेरिटरी बनी। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ जो बनी, तो इंटरेस्टिंगली हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, ये उसमें ही प्रोविजन है। और उस समय जो पंजाब हाई कोर्ट होता था, उसका नाम फिर बदल के किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट बना। दिल्ली से ही शिमला मींस हिमाचल का काम उसको दिया गया,
लेकिन जब हिमाचल अलग स्टेट बन गया, फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया 71 में, तब शिमला हाई कोर्ट अलग से जा करके बना। तो ये उसकी शुरुआत की ये है कि इसकी डिमांड हिंदी एरिया से कम उठी थी नया स्टेट बनाने की। पंजाब उधर से था कि पंजाबी सूबा बनना चाहिए। ये खास करके अकाली दल का के जो अलग अलग फैक्शंस थे उनका बड़ा उसमें ये था। और कुछ हिस्से जैसे बहुत समय बाद तक वो अभी भी बीच बीच में होता रहता है, जैसे कुछ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के कुछ एरियाज हैं उनको ले, जैसे अबोहर फाजिल्का वगैरह को लेकर के अभी भी चलती रहती है उनकी डिमांड। लेकिन दैट इज हाउ हरियाणा केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो जैसे किसी को अगर कुछ भी नहीं पता है उस टाइम के बारे में, तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स कैसी थी, कौन कौन से की प्लेयर्स थे उस समय? देखिए पॉलिटिक्स जो 67 बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है इंडियन पॉलिटिक्स। हाँ जी। 67 इसलिए कि दैट वाज द फर्स्ट इलेक्शन, जो वो लास्ट इलेक्शन है जो साइमल्टेनियस पोल हुआ है लोकसभा और असेंबलीज का, जिसकी अभी मोदी जी और ये जो कमेटी बनी हुई है 67 के बाद आज तक नहीं हुआ है। 67 वाज द फर्स्ट इलेक्शन जिसमें कई स्टेट्स में कांग्रेस माइनॉरिटी में आई थी। और 67 वो इलेक्शन है जिसमें लोकसभा में कांग्रेस को सिर्फ 283 सीट्स आई थी, सिंपल मेजॉरिटी मिली थी। उसके पहले मेजॉरिटी मिलती थी कि एक तरफा उसका रहता था, थोड़ी बहुत सीटें लोगों को मिलती थी। 67 का इलेक्शन जो है वो संयोग से हरियाणा बनने के थोड़े दिनों बाद ही हुआ था। नवंबर में स्टेट बना, फरवरी मार्च में इलेक्शन हुए। तो अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप कह रहे हो की प्लेयर्स ना, 67 में कांग्रेस, देखिए कांग्रेस उसके पहले 2-3 साल तक कांग्रेस को बहुत झटके लगे थे। नेहरू जी की डेथ हुई 64 में, उसके बाद शास्त्री जी बने, शास्त्री जी की डेथ हुई 66 में जनवरी में, उनके बाद इंदिरा जी आई। वही दौर है जब कांग्रेस में वो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, उससे कांग्रेस के इंटरनल रिफ्ट बहुत बढ़ गए जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। और फिर वो चलते चलते 67 के 2 साल बाद 69 में पार्टी डिवाइड ही हो गई, आपको ध्यान होगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ के बाद, उसमें भी कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी। और कांग्रेस जब इंदिरा जी को पीएम बनाया गया तो बाकायदा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी जो थी सीएलपी में पोल हुआ था मोरारजी भाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में, जिसमें इंदिरा जी जीती थी, मोरारजी हारे थे। लेकिन मोरारजी वो पुराने लोगों के प्रतिनिधि थे, बाद में वही लोग फिर कांग्रेस ओ बनाए 69 में और इंदिरा जी की कांग्रेस आर बनी। तो ये वो फेज है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड के लिए बताया। उसमें अपोजिशन के बड़े प्लेयर थे 67 वाले पोल, जो हरियाणा असेंबली का पहला इलेक्शन। अच्छा। अब जब 54 सीटें जब 66 में मिली थी, 54 एमएलएज मिले थे कहिए, क्योंकि इलेक्शन तो कोई तब तक हुआ नहीं था हरियाणा, उसमें 48 सीटें अकेली कांग्रेस की थी, बाकी कुछ 1-2 स्वतंत्र पार्टी की थी, 1-2 इंडिपेंडेंट थे, ऐसे करके 4 ही बचती हैं, 6 ही बचती हैं बाकी होगी। 67 का ही पहला असेंबली पोल था हरियाणा का, और वही उस पोल में पूरे देश में एंटी कांग्रेस वेव बहुत तेज थी जी। कैसे तेज थी? नॉर्थ इंडिया में आचार्य जेबी कृपलानी जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, बाद में सोशलिस्टों के साथ मिले थे, फिर छोड़े थे, फिर वो गांधीवादी अपना ये बन गए थे। अमरोहा से, यहाँ से वो बाई इलेक्शन जीते थे 63 में। ये एक तक वो अपोजिशन की बड़ी फोर्स बन गए थे तब तक। नेहरू जी कमजोर पड़ रहे थे 62 के वार के बाद, आपको पता है इंडिया चाइना वार के बाद उनकी सेहत खराब हो रही थी। डॉक्टर लोहिया उस समय सोशलिस्टों को यूनाइट करके वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 64 में उन्होंने बनाई थी और उनकी कैंपेन चल रही थी। जनसंघ उस समय, जनसंघ बना तो 51 में था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ का भी उस समय तक जो है उसका पीक था। जैसे यूपी में उस समय 99 असेंबली सीट्स उनकी आई थी 67 में जनसंघ की। तो ये मेजर प्लेयर्स नॉर्थ इंडिया में हो गए। साउथ में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उस समय मद्रास स्टेट था वो, तो 69 में तमिलनाडु बना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस को बहुत झटका दिया था और वो डीएमके के साथ अलायंस करके वो मद्रास स्टेट में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, इनको मेजॉरिटी मिली थी। राजस्थान में कुछ सीटें कम थी,
बिहार में मेजॉरिटी में नहीं आई थी कांग्रेस, बंगाल में नहीं आई थी, उड़ीसा में नहीं आई थी, मध्य प्रदेश में बाद में टूट गई थी। तो राजस्थान के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि माइनॉरिटी में थी लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को वोट दिला दी, मोहनलाल सुखाड़िया को, वहां गवर्नर थे हुकुम सिंह जी। तो राजस्थान की सरकार तो कांग्रेस ने बचा ली, यूपी नहीं बचा पाई। यूपी में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और वो सीएम बन गए जनसंघ की मदद से, बाकी पार्टियों की मदद से। बिहार में नहीं बचा पाई कांग्रेस, बंगाल में नहीं बचा पाई, उड़ीसा में नहीं बचा पाई, तमिलनाडु में नहीं बचा पाई। राजस्थान में माइनॉरिटी में होने के बाद भी बचा ले गई, लेकिन इंटरेस्टिंगली हरियाणा में बहुमत मिलने के बाद भी नहीं बचा पाई। अच्छा, कैसे? कि उस समय असेंबली की सीटें हो गई थी 81, जो डिलिमिटेशन हुआ नया राज्य बनने के बाद, तो 67 पोल में 81 सीटें हो गई हरियाणा में। 81 में से 48 सीटें जीती थी कांग्रेस, तो मेजॉरिटी तो पूरी आई थी, जी बम्पर मेजॉरिटी आई थी। लेकिन स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ, भगवत दयाल शर्मा जी को फिर से वोट दिला दी गई। अच्छा। और उसके बाद जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसी में डिफरेंसेस बढ़ गए, पार्टी टूट गई। और राव वीरेंद्र सिंह जो सदर्न हरियाणा के जो अहिरवाल जिसको कहते हैं, यादव थे वो राव वीरेंद्र सिंह, जो अभी राव इंद्रजीत सिंह है इनके पिताजी। तो राव वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस तोड़ी 12-13 एमएलए के साथ और इन्होंने पार्टी बनाई। उस समय उसका नाम था हरियाणा कांग्रेस, शायद उसका नाम था। बाद में उसका नाम उन्होंने रख लिया था विशाल हरियाणा पार्टी, बीएचपी। तो वो जो है विद्रोहियों के साथ उन्होंने मिल करके सरकार बनाई और भगवत दयाल शर्मा जी कुछ ही दिन के बाद उनको रिजाइन करना। तो ये स्पीकर के इलेक्शन में क्यों, क्या दिक्कत? स्पीकर के इलेक्शन में दिक्कत हो गई थी क्योंकि ये राव वीरेंद्र सिंह ही स्पीकर के इलेक्शन में खड़े हो गए थे। अच्छा। तो उसमें इनको कांग्रेस वालों ने वोट दे दिया। तो इसका मतलब पार्टी उसी के चक्कर में तो उनको रिजाइन करना पड़ गया कि कांग्रेस तो टूट गई है, क्लियर हो गया कि स्पीकर का चुनाव पार्टी हार गई। तो उसी का किस्सा ये आया राम गया राम वाला है, जो आज तक ये टर्न कोर्ट्स के लिए, दल बदलू के लिए जो मुहावरा है देश भर में, आया राम गया राम, उसका ओरिजिन हरियाणा है। ओरिजिन हरियाणा है। और 67 के फर्स्ट इलेक्शन 67 के पोल में जब भगवत दयाल शर्मा जी पे दबाव बन रहा था, तो कुछ एमएलए इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे कि वो राव वीरेंद्र सिंह के साथ है, ब्रेकअवे फैक्शन में है, या भगवत दयाल जी जो है वो सज्जन व्यक्ति थे, पहले काफी सीजन पॉलिटिशियन थे। दोबारा 67 वाले पोल में वो यमुनानगर की किसी सीट से जीते थे। तो ये जो गया लाल जी थे, एक हसनपुर एक सीट, वहाँ सुरक्षित सीट, शेड्यूल कास्ट से आते थे, उनके बेटे हैं अभी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के, सूरजभान जी। अच्छा। तो ये जो है कुछ दिनों के अंदर तो पार्टी बदली, एक बार तो उनका पाला बदल कुछ घंटों के अंदर से हुआ। तो उसमें किस बड़ा वहां पर जोक चलता है हरियाणा में कि भगवत दयाल शर्मा जी ने जो है, जब पता चला कि गया राम फिर उधर चले गए, राव वीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले गया राम अब आया राम हो गए, मतलब मेरे पास फिर आ गए। अच्छा। तो भगवत दयाल शर्मा जी ने किसी को फोन करके कहा, या किसी को ऐसे ही मजाक में कहा कि देखना मेरी पंडितानी तो है कि वो भी चली गई। ये और अच्छा। उसके बाद उस किस्से को वाईवी चौहान उस समय यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान ये जिक्र किया कि ये क्या आया राम गया राम का दौर चल गया है। उनका नाम असल में गया लाल था। अच्छा। तो आया राम गया राम, वो एक तो वहां से फ्रेज उन्होंने दिया, राव वीरेंद्र सिंह ने बोला ये जो गया राम थे वो आया राम हो गए। और फिर वो वाईवी चौहान ने पार्लियामेंट में बोला। उसके बाद से वो फिर तो एंटी डिफेक्शन लॉ बना, आपको ध्यान होगा। अब तो थोड़ा मुश्किल हो गया, पहले ये सब रोक थी नहीं, अब तो 33% चाहिए होता है पार्टी तोड़ने के लिए। उस समय तो कोई भी कहीं भी चला जाए। उसके बाद ही सारी डिबेट ये चलती रही कि एंटी डिफेक्शन लॉ बनना चाहिए। अच्छा, यहीं से शुरुआत हुआ था। वहीं से शुरुआत 67 में कई स्टेट्स में हुआ था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को मेजॉरिटी के बाद भी नहीं बचा पाई सरकार। ये महत्व उसका है। बाकी राज्यों में तो कुछ सीटें कम आ गई थी, तब जाना अलग बात है। जैसे यूपी में सीबी गुप्ता को दिला दी गई थी 199 सीट पर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते, लीडर के नाते।
लेकिन वो 19 दिन बाद इसी तरह से 10-12 दिन के बाद भगवत दयाल जी को यहाँ पर रिजाइन करना पड़ा था। तो ये थी फोर्सेस 67 का हरियाणा का जो क्रिएशन हुआ है ऐसे फेज में और ऐसे टाइम पे हुआ है ना कि वो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए अपने आप में जो 67 है वो डिफेक्शन के लिए ही जाना जाता है। और हालांकि कुछ महीने बाद ही उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ये जो राव वीरेंद्र सिंह थे, मेरा ख्याल है नवंबर 67 में ही बर्खास्त कर दिया गया था। तो उस अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं भाषण देख रहा था, उन्होंने पार्लियामेंट में काफी इसका विरोध किया था। उस समय टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे कई जगह प्रेसिडेंट रूल लगे थे। आपको ध्यान होगा कि यूपी में भी चौधरी चरण सिंह की सरकार को बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। फिर 69 में कई जगह मिड टर्म पोल हुए थे। तो ये सब हो रहा था, लेकिन हरियाणा की सरकार कुछ ही महीने चली थी इनकी, राव वीरेंद्र सिंह की। बट राव वीरेंद्र सिंह वाज फर्स्ट सच चीफ मिनिस्टर। अच्छा, भगवत दयाल शर्मा जी तो थे ही, वो नॉन कांग्रेस, जैसे यूपी में चौधरी चरण सिंह बने, बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा बने, अजय घोष बने, बंगाल में राजेंद्र नारायण सिंहदेव बने, उड़ीसा में जुलाई 67 में कांग्रेस टूटी, मध्य प्रदेश में जहां गोविंद नारायण सिंह बने, जैसे मद्रास में सीएन अन्नादुरई बने, केरल में नंबूदरीपाद बने, वैसे ही बस नॉर्थ इंडिया में बड़ा स्टेट कांग्रेस बचा पाई थी, दैट वाज राजस्थान। और माइनॉरिटी में आने के बाद भी, क्योंकि वो हुकुम सिंह ने, गवर्नर जो थे, उन्होंने उनकी बहुत उनका क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया को वो दिला दी थी। तो 67 का इलेक्शन पूरे देश का ही बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें हरियाणा एक बड़ा चैप्टर है। ये ऐसी चीज़ें होने की वजह से, स्टेट का जैसे सत्ता बदलने की वजह से, पार्टी टूटने की वजह से स्टेट के डेवलपमेंट में बड़ी दिक्कत आती होगी, रुक जाती होगी। देखिए, जो हम लोग पब्लिक पॉलिसी देखते समझते रहते हैं, आप भी देखते होंगे कि राजनीतिक परिवर्तन से और उठापटक से कोई डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर पड़ता हो ऐसा दिखता नहीं है। देश का एक सिस्टम है, वो चलता रहता है ना। क्योंकि दोनों फेजेज आप देखिए, कुछ तो कई बार होता है अब कि 5 साल में 4 सरकारें बदल गई तो थोड़ा तो असर पड़ता है ना जी। लेकिन मोटे तौर पे ऐसा मतलब हमेशा नहीं होता। हरियाणा क्या छोटा स्टेट है। हरियाणा जो है, अब वो यूपी के कुछ जिलों को मिला करके बनता है। जैसे हमें ध्यान है, एक बार हम जब ये बंसी लाल जी जो सेकंड लार्जेस्ट सर्विंग सीएम, सेकंड लॉन्गेस्ट जिनका टेन्योर रहा है, उनको कई बार हम मिलते थे जब यहाँ दिल्ली में रहते थे। तो वो बताते थे कि मैं रात को जो है अपने सभी जिलों के कम से कम पुलिस अधीक्षक या डीएम 2 में से 1 से बात करके तभी जो है सोता था। अच्छा। सभी जिलों के। तो मैं सोच रहा था कि अगर हरियाणा जैसा यूपी का सीएम सोचे कि सारे जिलों के डीएम या एसएसपी से मैं बात करके सोऊं, तो उसको रात से सुबह हो जाएगी फोन करते। तो छोटा स्टेट है और रिलेटिवली वो प्रॉस्परस एरिया था। देखिए, और इन लोगों ने बहुत काम किया, जैसे बंसी लाल जी वगैरह ने, बंसी लाल की सरकार ने 68 में वो जब दोबारा इलेक्शन हुए तो ये बने थे सीएम। उसके बाद से वहाँ इरिगेशन वगैरह की वो फैसिलिटीज जो है, जो यूपी वगैरह में बाद में आई, दूसरे स्टेट्स में बाद में आई। आप देखेंगे हरियाणा में इतनी नदियां भी नहीं है ज्यादा, नहरें खूब हैं, नहरें इन सब मुख्यमंत्रियों ने खूब बनवाई। तो इसलिए खेती वहाँ की काफी अच्छी रही और दिल्ली से सटा हुआ है। तो इधर सदर्न हरियाणा में थोड़ा प्रॉब्लम थी, जैसे ये जो खास करके जो अहिरवाल एरिया है, मीन्स गुड़गांव से और आगे जो यूपी का ब्रज का हिस्सा जो है उससे लगा हुआ है। तो लेकिन हरियाणा डेवलपमेंट में दूसरे राज्यों के मुकाबले ऐसा नहीं है, वो ठीक ठाक काम कर रहा था। और ये सब पॉलिटिक्स से वहाँ का डेवलपमेंट अफेक्ट हुआ हो ऐसा लगता नहीं कहीं। अच्छा, हरियाणा को बहुत कॉम्प्लेक्स अलायंसेस के लिए भी जाना जाता है, बड़ी पार्टी, स्पेसिफिक पार्टीज के लिए भी जाना जाता है। अगर किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो आप एक सम अप करके। स्पेसिफिक पार्टी मींस क्या? मतलब कुछ लोग नाम बड़े फेमस हैं और वो चलते ही चले जा रहे हैं ऐसे। देखिए, हरियाणा में 58 ईयर होने वाले, 1 नवंबर को हो जाएंगे 58 ईयर ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ हरियाणा, जिसमें 53 इयर्स जो है वो सिर्फ
5 लोगों ने राज जी, किया जी। 5 लोगों ने राज किया। बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल प्लस चौटाला मीन्स उनके बेटे, जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल। जी मनोहर लाल खट्टर जी जो अभी जी, बीजेपी के जो कुछ महीने पहले तक सीएम थे। जी तो ये लोग हैं 58 में से 53 ईयर काम किया। जी। और आपको ध्यान होगा इसके थोड़े दिनों पहले आपने यूपी पर डिस्कशन किया था। जी आपने को ध्यान होगा कि 2007 में पहली सीएम बनी मायावती, जिन्होंने 5 साल पूरा कंप्लीट एक टेन्योर में जी कंप्लीट किया। जी तो वैसा यहाँ पे, क्योंकि छोटे स्टेट में उतना खतरा नहीं रहता था। जैसे बंसी लाल जी 68 में बने तो वो चलते रहे। 75 में उनको जब हटा के सेंटर में लाई इंदिरा गांधी जी, तब वो हटे, बीच में नहीं हटे। उसके बाद वहाँ बनारसी दास गुप्ता जी को सीएम बनाया गया था। तो ये जो फैमिलीज है ना, अब ये अब जैसे देवी लाल जी का, तो आप देखिए कि देवी लाल जी की 4th जनरेशन अभी 2 अलग अलग फ्रंट में इन INLD है, और साथ में क्या JNJP जो भी वो 2 फ्रंट है उनके। इसी तरह से बंसी लाल जी के परिवार में अब उनके 2 बेटे थे, जो अपना रणवीर सिंह महेंद्रा और सुरेंद्र चौधरी। तो सुरेंद्र चौधरी की वाइफ किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, वो सब अभी बीजेपी में है। और फिर ये हुड्डा जी जो हैं, हुड्डा जी खुद तो 10 साल करीब सीएम रहे ही। इनके बेटे अभी राज्यसभा में है, लोकसभा भी रहे रोहतक से। इनके पिताजी रणवीर सिंह हुड्डा जी के पिताजी रणवीर सिंह हुड्डा वो मिनिस्टर होते थे 60s में। तो ये फैमिली 5-7 फैमिलीज हैं। और जो सीएम नहीं बन पाए उसके बाद भी कुछ फैमिलीज हैं जिनका बहुत प्रभाव रहा है। जैसे सर छोटू राम जी बहुत बड़े नेता होते थे, इंडिपेंडेंस से पहले पंजाब स्टेट में बड़े लीडर होते थे सर छोटू राम जी। तो उनकी पार्टी होती थी जमींदारा लीग, बहुत पहले, बाद में कुछ और नाम था उसका। 45 में उनकी डेथ हो गई। तो छोटू राम जी का परिवार भी, अभी जैसे वीरेंद्र सिंह है जो 2014 में बीजेपी में आ गए थे, फिर कांग्रेस में चले गए, ये उनके नाती हैं, जो हम लोग यूपी में नाती बोलते हैं ना, बेटी के बेटे वीरेंद्र सिंह, वो उनके इसमें। तो ये कुछ परिवार हैं हरियाणा पे जिनका होल्ड मतलब वो कायम है। एक ऐसे ही भजन लाल रहे, उनके बेटे सीएम तो नहीं बने, लेकिन एक की तो डेथ ही हो गई। सब एक्टिव हैं, किसी तरह अपना चल रहा है। बंसी लाल जी के का सब विखंडन ये हो गया, कोई इस पार्टी में कोई उस पार्टी में। देवी लाल जी की 4थी जनरेशन है। तो ये फैमिलीज ही इन पर्सनालिटीज पर ही हरियाणा की सारी पॉलिटिक्स टिकी रही है। आपका कहना सही है, अलग अलग पार्टियों में। उसमें ये नई एंट्री थी मनोहर लाल खट्टर की। इनकी कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं थी। आज RSS प्रचारक, संगठन मंत्री होते थे। उनको 2014 में जब आई 14 लोकसभा चुनाव के बाद जब हरियाणा में इलेक्शन हुए, तो इनको उन्होंने बनाया था, अभी कुछ महीने पहले ही हटाया है। और हुड्डा जी तो रोहतक के हैं। तो ये सही है आपका कहना कि ये जो 5 परिवार हैं, अभी तक 58 ईयर में से 53 ईयर इन्हीं सब का राज रहा है। बाकी तो वहाँ सब फुट कर रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा को आपने देखा ना, कुछ महीने रह पाए। राव वीरेंद्र सिंह कुछ महीने रह पाए। एक हुकुम सिंह होते थे, वो कुछ महीने रह पाए। बनारसी दास वो कुछ, टोटल मिला के भी शायद 2 साल नहीं होगा उनका। तो बाकी सब जो है वो उनका बहुत छोटा छोटा टेन्योर रहा है। मेजर टाइम जो है इन्हीं लोगों ने राज किया। तो आप कहेंगे कि हरियाणा की पॉलिटिक्स जब वो बना स्टेट, उससे आज के में बड़ा अंतर आ गया है, या लमसम वही जैसा माहौल है? किस मामले में? पॉलिटिकल मामले में, पार्टीज के मामले में। पॉलिटिक्स तो ऐसे ही है। और वहाँ जो है देखिए, अब तक मैं ये, आपने बुलाया मुझे तो मैं ये डेटा निकाल के लाया हूँ। 67 से यहाँ पर 13 इलेक्शन हो चुके हैं। ये 14th और 13 में अब तक जो ये आया राम गया राम टाइप कल्चर रहती है, 67 का तो सबको पता चल गया। उसके बाद 67 में का छोड़ दीजिए, तो उसके बाद से 4 बार हंग असेंबली आई है, और चारों बार जो है बड़े इंटरेस्टिंग वाकये हुए हैं। हंग असेंबली यूं समझिए कि एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो हो सकता है कोएलिशन में, जैसे 96 में बंसी लाल जी ने बनाया था। और पहली बार मेजर इंसिडेंट उसके बाद होती है 67 के बाद 82 में,
वो घटना भी देश में सिर्फ हरियाणा में ही हुई है कि एक चीफ मिनिस्टर की शपथ नहीं दिलाई गई देवी लाल जी को, तो उन्होंने मैन हैंडलिंग करी गवर्नर के साथ। कैन यू इमेजिन? आज सोच भी नहीं सकते हो। वो एक्सक्लूसिव वो तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी भाई में वो। तो उस समय क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते जो है वो शपथ दिलाती थी कांग्रेस के लीडर को। गवर्नर जीडी तपासे थे, यूपी के भी गवर्नर रहे वो, तो उनको शपथ दिला दी थी। और देवी लाल जी ज्यादा एमएलए को लेकर के उनके घर पहुंच गए और उनको आपने देखा 2 दिन पहले एक्सप्रेस में खबर छपी, फोटो छपी थी कैसे हुआ। तो ये भी हरियाणा में ही हुआ है। 82 में हंग असेंबली आई। उसके बाद जो है 96 में जब वो 82 के बाद लगातार ये चलता रहा था, लग रहा था एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तब तक बंसी लाल जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी, उन्होंने बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी। और हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस किया। उस समय बीजेपी को 11 सीटें आई थी और हरियाणा विकास पार्टी को 33 सीटें आई थी। तो 44 होती हैं 90 में से, मतलब मेजॉरिटी आ गई। कुछ इंडिपेंडेंट्स का ऐसे टाइप के रूल हो जाता है। तो उनकी सरकार बन गई थी बंसी लाल जी। इसके बाद हंग असेंबली आई, लेकिन बहुत थोड़े उससे आई। लाइक 2009 में कांग्रेस को 40 सीट्स आई, लेकिन हुड्डा जी ने अपना बना लिए। उस समय इंडिपेंडेंट्स का रोल बढ़ जाता है, लेकिन बच गई सरकार उनकी। फिर कंटिन्यू भी रहे 5 साल लगभग। इसी तरह से 2019 में बीजेपी को 40 सीट्स आई थी। उस समय कांग्रेस को 31 आई थी। लेकिन फिर वो वही जेएनजेपी जो चौटाला जी के ग्रैंड जो दुष्यंत ने जो पार्टी खड़ी की, उस से मिल करके इन्होंने बना ली। 2019 में बीजेपी कंटिन्यू करती रही। तो ये 4 बार ही ऐसा हुआ है। लेकिन हंग असेंबली जब भी आई, देखिए 67 वाला तो वो जो डिफेक्शन है वो बिना हंग असेंबली के था। हाँ। उसमें तो मेजॉरिटी में आई थी कांग्रेस, फिर भी टूटी थी क्योंकि देश में जो माहौल था वो उस रास्ते पर चल रहा था हरियाणा। बाद में जो है 82 वाली घटना, 67 से आया राम गया राम स्लोगन पैदा हुआ, एक मुहावरा पैदा हुआ। और 82 की वो घटना हुई जो न और कहीं हुई ना होनी चाहिए सभ्य समाज में, लेकिन हुआ। तो ये आप जो कह रहे हो ना, हरियाणा की पॉलिटिक्स सच में बहुत इंटरेस्टिंग और समझने और देखने लायक रहती है हर जी। अब थोड़ा मुश्किल सवाल है कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है, आप मैं ये नहीं पूछूंगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि वो तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक तो ये कि ये जीत बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये आपको क्या लगता है कि क्लीन स्वीप मिलेगी या टक्कर है एक स्टेट में? देखिए कि अब कितना महत्व है। देखिए हर जीत का पार्टियों के लिए हर जीत का महत्व होता है। जैसे सेनाएं हर समय युद्ध की तैयारी करती हैं, वैसे पार्टियां हर समय चुनाव की तैयारी करती हैं। आपको पता है कि अगला कौन सा चुनाव आ रहा है। तो अब लोकसभा का चुनाव हुआ है पीछे 4 जून को ही उसके रिजल्ट आए हैं। उसमें केंद्र की जो सत्तारूढ़ सरकार 10 साल से थी मोदी जी की, उसको मेजॉरिटी से कम सीटें आई हैं। 10 साल के बाद गठबंधन की सरकार, गठबंधन तो पहले भी था उनका, लेकिन अपनी मेजॉरिटी भी थी। अब वो प्योरली गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो जीत का महत्व तो है। और 2 ही स्टेट्स में चुनाव कराए जा रहे हैं, कश्मीर में और हरियाणा में फिलहाल। तो दोनों के लिए महत्व है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से लग रहा था कि जैसे बढ़ रही है जी। तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये दिखे कि हाँ हम बढ़ रहे हैं। और हरियाणा में तो इस समय तो बड़े तो 2 ही प्लेयर हैं, बाकी इस समय तो 4 फ्रंट मोटे तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े तो 2 ही हैं। बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी, क्या कहें उसको, अभी रूलिंग पार्टी है, तो मेन कांग्रेस की लड़ाई उससे ही है ना। कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी, तो दोनों में ही टक्कर है। तो इसलिए बीजेपी के लिए भी जरूरी तो है। ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस को ये देश भर में मैसेज देना है कि हम वाकई बढ़ रहे हैं और जो लोकसभा का ट्रेंड था वो जनता हमारे साथ है। और बीजेपी के लिए वो अहमियत है उसकी कि देखो लोकसभा में जो जैसे था वैसे हो गया था, अब देखो जी है। तो अगर हरियाणा जीत जाते, क्योंकि कश्मीर की डिफरेंट सिचुएशन, कश्मीर का कोई इतना विश्लेषण नहीं करता। वो डेमोग्राफी को देखते हुए बीजेपी के लिए उतना नहीं रहता, लेकिन
हरियाणा जो है उसका मैसेज बहुत गहरा होगा। तो देखिए हमें तो लगता है कि आएगी तो क्लीन स्वीप ही, मेजॉरिटी ही आएगी किसी एक की। जिसकी भी आए। और हर चुनाव का महत्व होता है, लेकिन हम लोग ज्यादा सोचते हैं नेताओं पे, कोई वो सब एक हफ्ते में भूल जाते हैं, फिर दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हम लोग ज्यादा तनाव ले लेते हैं, वो नेताओं और पार्टियों को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। थोड़े दिनों में अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। अभी कुछ राज्यों में होना है, आपको पता ही है, महाराष्ट्र होना है, झारखंड होना है। जैसे ही इसके रिजल्ट निकलेंगे तो जिसका भी जैसा भी रिजल्ट आएगा वो 10-15 दिन इसके विश्लेषण चलते रहेंगे, उसके बाद भूल करके फिर अगले की तैयारी में शुरू कर देंगे। लेकिन महत्व तो दोनों के लिए फोर्सेज के लिए बहुत महत्व है। Thank you so much, Shyamlal ji. And if you like this video, please log on to Indian Express's YouTube channel.